हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस एजुकेयर। आज अपन हिंदी स्टडी करेंगे। हिंदी में क्लास 8th में आपसे इससे पहले 6 लेसन हो गए थे और ये अपना लेसन नंबर 7 है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का एक निबंध है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आज के भारतीय समाज की दशा है बड़ी निराशाजनक है, वो दिखाई गई है। ठीक है, तो क्या है ये सारी चीज़ें अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी एक दूसरे पर दोष प्रकट करते हैं और ऐसा माहौल सा लगता है कि भी कोई भी देश में ईमानदार नहीं है। न्यूज़पेपर में हर जगह ऐसी मतलब ईमानदारी की कोई चीज़ सामने दिखाई नहीं देती है। सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये चीज़ें ही सारी तरफ है वो दिखाई देती है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कि ऐसा माहौल है आज का बन चुका है कि ईमानदारी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है अपने जीवन काल में, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है और माहौल है वो बहुत ही ख़राब दिखाई दे रहा है। जो जितने ऊंचे पोस्ट पे होता है उस पे उतने ही ज़्यादा दोष है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपके वर्ड मीनिंग है कुछ एक दो, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ये कहते हैं कि एक बार मुझे किसी आदमी ने कहा कि सुखी तो ओनली वही व्यक्ति है कि जो कोई काम धंधा नहीं करता, बिल्कुल आराम से रहता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कि ऐसा ही सिस्टम हो गया, काम नहीं करेगा तो उस पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, लेकिन जो काम करेगा उसमें दिक्कतें आती रहेगी। ठीक है ना। और अच्छाई है वो बहुत ही मतलब देरी से फैलती है और बुराई है वो बहुत ही जल्दी फैलती है, ऐसा है ना। तो उसमें मीन में निकाल के उसको बदनाम किया जाएगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ठीक है, आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि एक दूसरे में दोष निकालते हैं। दोष किस में नहीं होते, हल्के फुल्के देखो, नोबडी इज़ परफेक्ट एट ऑल। ठीक है ना, एक्सपेक्ट गॉड। तो फिर कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके दोष बुराइयाँ उनको उन पे ज़्यादा बेटेंशन पे करें। उसमें अच्छाइयाँ भी है, उसको तो हम नहीं देखते हैं। तो एक दूसरे की बुराइयों को खोजने का ये चीज़ है, ये जो चीज़ है वो बहुत ही चिंताजनक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि पहले जो भारत है वो बहुत ही क्या था कि बहुत ही अच्छा था, और हमारे जो आज़ादी दिलाने वाले जो थे पूर्वज थे, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी या जितने भी वो रहे,
उन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए एक सपना देखा था कि इतना अच्छा भारतवर्ष होगा, आज़ादी के बाद में ऐसा होगा, सब कुछ है, सारे लोग अमन से बिल्कुल प्यार से रहेंगे, है ना। ये कुछ हमारे जो आज़ादी दिलवाने वालों में रविंद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, उन्होंने भी हमारे संस्कृति की जो भी है सभ्यता की हमें बहुत शिक्षा दी थी। उस टाइम लोग सभ्यता से रहते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो सब अभी कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि ये अतीत है वो तो गड्ढे में ही डूब गया है, मतलब अतीत का तो बिल्कुल ही पतन हो गया है, ठीक है। और इससे पहले यानी ये चीज़ तो हो गया, फिर क्या, और उस समय क्या है कि जिस समय भारत के समाज में आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और यूरोपीय संस्कृतियों को मानने वाले लोग महान परस्पर मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश की ये खासियत रही है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं वो एक साथ में यहाँ पे रहते हैं। वह महान भारतीय संस्कृति कहाँ गई जो जिस संस्कृति के अंदर अनेक संस्कृतियां हैं वो गोद में समा गई। यानी भारतीय संस्कृति एक महासागर के समान थी जिसके अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियां हैं वो समा गई थी, ठीक है ना। ये भारतीय जो संस्कृति है करोड़ों मनुष्यों की एक महासागर के समान संस्कृति थी। क्या वह मानव मिलन का समुद्र सूख गया है, ठीक है ना। क्या जो इतनी बड़ी संस्कृति थी जहाँ पे अनेक संस्कृति आके समा गई, क्या वो सूख गया? लेखक वो कहता है कि मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भी ऐसा हो गया है, ठीक है। तो आगे देखिए आप, इसके वर्ड मीनिंग है और वो क्वेश्चन आंसर है, ये बिल्कुल शॉर्ट वाले जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं और आपको याद भी करने हैं। यह सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले गिरे और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल रहे हैं। ऐसा माहौल बन चुका है कि जो लोग अपना काम करते हैं, अपनी ईमानदारी से जीते हैं, उनका तो अच्छा है नहीं, उनको तो काम नहीं चल रहा उनका। और जो लोग चाटुकारिता करते हैं, फरेब करते हैं, झूठ करते हैं, ठीक है ना, वो उनका कारोबार यानी वो इन दिनों में फल फूल रहे हैं। ऐसा माहौल बन चुका है। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में मिल पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कि ऐसा माहौल बन चुका है कि ईमानदार लोग होते हैं उस पर तो लोग हंसते हैं कि ये ईमानदार है, ये कुछ नहीं कर सकता। यानी ईमानदारी का वो बोलते हैं कि आजकल तो ईमानदारी का ज़माना ही नहीं रहा, ठीक है ना। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। यानी आप किसी के साथ में अच्छा करोगे, मान लीजिए आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आपने कोई बीच रास्ते में खड़ा है, उसने हाथ किया गाड़ी रोकने के लिए, कहा, आपने गाड़ी रोक दी उसकी हेल्प करने के लिए, और वो ही थोड़ी देर बाद में आपके गर्दन पे चाकू तान देता है, ठीक है, सारा माल निकालो, गाड़ी छोड़ के जाओ, ठीक है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि आजकल तो ईमानदारी करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो जहाँ अब उसकी आड़ में हो क्या रहा है, कुछ एक लोग ऐसे हैं उसकी आड़ में एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है उसको तो ज़रूरत नहीं मिल रही है, और जो एक्चुअल में ज़रूरत किसकी हेल्प करना चाहते हैं वो भी इस कारण है वो किसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई, सरलता, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है ना, निस्वार्थ भाव को अब महत्व नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और लोगों का इससे विश्वास ही डगमगा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो भी वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और आपको याद करना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आचरण, जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से
बैठा हुआ है वह वही चरम और परम है। इन भारत में ऊपर वाली चीज़ें जो भौतिक सुख सुविधा है ना, इनको अपनी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे के अंदर, हमारे अंदर क्या है, क्या भाव है, क्या गुण है, हमें क्या विशेषताएं हैं, इन चीज़ों पे हमने हमेशा गौर फरमाया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण होता है। ठीक है ना। काम, क्रोध ये सबके मन में होते हैं, लोभ, मोह, लेकिन इस पे कंट्रोल करना ही है वही मतलब इंसान होता है। ठीक है ना। उनके ऊपर जो अपने सारे शरीर को छोड़ देना, ये है वो बहुत ही गलत बात होती है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें थी, उसके ऊपर मतलब कंट्रोल ये अपने जो प्रकृति में, अपने जो मन में लोभ, मोह, कामना, क्रोध, ये जो है, ये जो मतलब अपने अंदर है ये, लेकिन हमें क्या है कि मनुष्य का आचरण इससे प्रभावित होता रहता है, लेकिन इतना भी प्रभावित नहीं होना चाहिए कि ये अपने आप को पूरी तरीके से वश में कर ले। हमें इसके साथ साथ में हमें क्या प्रदान किया गया है, मनुष्य को इसके साथ में विवेक और बुद्धि भी प्रदान की गई है हमें इसके साथ में, इन चीज़ों के साथ में। अतः हमें इन भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। जो मनुष्य इन भावनाओं में बह जाता है तो उसका आचरण पूरा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ ये गौर करने वाली भी है, लेकिन भूखे को भोजन मिलना चाहिए, रोगी को चिकित्सा मिलनी चाहिए, जो सही आचरण से भटक गए उसे सही रास्ता दिखाया जाना भी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो मनुष्य अपने मन पर वश नहीं रख पाएगा, उसका आचरण उसके समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। यह तभी संभव है जब लोग सादा जीवन और उच्च विचार को अपने जीवन में लेके आएं। ठीक है। तो ये चीज़ तो अपन पढ़ रहे हैं, इसके अपन ने 5 पढ़ लिए हैं, 5 गद्यांश अपन ने पढ़ लिए, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पसंद है उसके अंदर है, और इसके लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आगे वाला अपन देखते हैं। हुआ यह कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्थाओं को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। लेकिन परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य से, अपने टारगेट से भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी ये चीज़ करने के लिए, यानी ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिन लोगों को लगाया है वो क्या है कि कानून कायदे है वो भूल जाते हैं। ठीक है ना। मतलब खेती में मान लो, कारखानों में, व्यापार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है, जिन भी अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या है कि उनका आचरण है वो सबको साथ में लेकर चलने की बजाय वो सिर्फ अपनी खुद की सुख सुविधाएँ उनको बढ़ाने में लग जाते हैं, और देश में जो करोड़ों निर्धन लोग हैं वो इन कानूनों से मिलने वाले लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। ये हमारा सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं ना, हमारे देश का जो सिस्टम है इसको चलाने वाले लोग हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं और लोगों का नहीं सोचते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग गरीब है, जिनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो वो जिन चीज़ के हकदार है उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है तो उनका आचरण भी खराब हो जाता है। देखिए नेक्स्ट,
भारतवर्ष भारतवर्ष सदा भारतवर्ष का क्या सिस्टम रहा है, सदा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। भारतवर्ष में कानून को क्या माना जाता है, धर्म माना जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ऐसे हालात हो गए हैं, ऐसे हालात पैदा हो गए। पहले तो क्या है कि कानून और धर्म को ये माना जाता था कि भी ठीक है, भी दोनों एक ही चीज़ है, एक रूप में है। लेकिन अब ये सिस्टम आ गया है कि चलो धर्म है, उसका फैसला करने वाला तो भगवान है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को हम धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग भीरू हैं वे भी कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी जिनके पास में सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, ऐसे हालात आ गए हैं कि इसके कानून का पालन है वो ठीक तरह से नहीं होता है, और इसका यह परिणाम हुआ है कि धर्म से डरने वाले लोग भी अब कानून की कमियों का पूरा लाभ उठाते हैं। ठीक है ना, और इसी बुराई से बचने के लिए हमारे देश के ज्ञानी लोगों ने कानून या राज्य को धर्म के अधीन रखना आवश्यक बताया था। लेखक का मानना है कि भारतवर्ष के ऊपरी वर्ग के लोग भले ही कानून को धर्म से अधिक महत्व देते रहे हैं, लेकिन भारत के साधारण लोग आज भी यही मानते हैं कि धर्म कानून से श्रेष्ठ वस्तु है। देखिए नेक्स्ट, इसके भी आपको सभी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने और लर्न करने हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। अभी भी ये चीज़ें, ईमानदारी, सच्चाई, सेवा, ये सारी चीज़ें हैं। वे हालांकि कम ज़रूर हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी आज भी ये चीज़ें हैं लेकिन बहुत कम है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ठीक है ना, जो भारत का आम आदमी है ना, वो उसके मन में आज भी लोगों के लिए प्रेम भाव, नालियों के मतलब महिलाओं के लिए सम्मान और चोरी करना, झूठ करना, इनको महत्व नहीं देते हैं। आज भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले और दूसरों को कष्ट गलती से पहुंच भी जाता है उसको पाप समझने वाले लोग बहुत हैं। आज भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद है। यही देखते हुए लेखक का मानना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, समाज में अच्छे गुणों का सम्मान बढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जो आक्रोश दिखाई देता है, वह प्रमाणित करता है कि गलत तरीके से धन इकट्ठा करने वालों को समाज में गलत ही माना जाता है, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। आज भी अपन ये चीज़ें देखते हैं कि किसी ने घूस ले ली, रिश्वत ले ली, ठीक है ना, किसी ने लूटपाट कर ली, ऐसा करके किसी ने धन इकट्ठा कर लिया, उसको आज भी हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी क्या है कि हमें अगर दोषों का पता चल गया भी इसने ऐसा किया है, अगर हमने उसको उद्घाटित नहीं किया, उजागर नहीं किया, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। ठीक है, और हमें इसकी बुराई में आनंद लेना है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए कि भी बुरा कर दिया तो हमें उसको प्रचारित करना चाहिए ताकि वो बुरा न करे और उसको देख के 4 और लोग जो बुरा करना चाहते हैं उनको भी सबक मिले। ठीक है ना। और ये आपका छोटा सा प्रश्न था, इसके भी आपको मीनिंग और ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू, उन दिनों में सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानना क्या हुआ, और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ठीक है ना। लेखक है, ये कहीं पे जा रहे थे, उन्होंने गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी जो टिकट बाबू था वो देखो, उनको पता चल गया भी गलती से 100 की बजाय 10 की बजाय 100 रुपये का नोट आ गया, तो वो टिकट बाबू सारे लोगों का चेहरा पहचानते हुए सेकंड क्लास डिब्बे में उनके पास में उपस्थित हुआ, पहुंचा। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। देखो कितना ईमानदार आदमी था। और उसने 90 रुपये रख कर बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। उसको संतोष हुआ, क्यों हुआ कि उसने 90 रुपये वापस कर दिए। अगर गलती से गाड़ी चल जाती या उसको पहचान नहीं पाता तो उसके पास रुपये में 90 रुपये मतलब रह जाते तो उसको संतोष का अनुभव नहीं होता। यानी ऐसे लोग, उस टाइम की बात उन्होंने बताई, भी ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है ना, जो कुछ तो जानबूझ के ऐसा काम करते हैं। ठीक है ना, और किसी से गलती से भी उसके पास में आ गए तो वो भी इस चीज़ को वापस कहते। तो जो ईमानदारी है वो हमेशा आपके साथ में होनी चाहिए। लेखक भी उसकी ईमानदारी से गदगद हो गया था। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार और उन्होंने घटना यात्रा वृत्तांत का वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, यानी जहाँ पे लोग नहीं होते हैं, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी बसें खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे थे जब बस खराब हुई, तो रात के लगभग 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर कर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना हुआ। क्या था कि भी बस का जो कंडक्टर था वो रुका और एक साइकिल लेकर कहीं चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। उसने एक घटना का वृत्तांत किया कि उनको संदेह हुआ कि भी गाड़ी खराब हो गई, ये कंडक्टर चला गया, अब ये कंडक्टर किसी को लेके आएगा और हमारे साथ में लूटपाट की जाएगी। तो देखिए, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित
अकेला में ही था। वो लेखक और तो क्या किया, अकेले लोग थे, लेकिन जिसके साथ में पूरा परिवार था, बच्चे थे, वो सिर्फ लेखक ही अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने सोचा भी आज तेरी हजामत होगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ठीक है ना। अब उसने कहा, ड्राइवर ने उसने लेखक की तरफ देखा कि हम बस को ठीक करने का कोई उपाय कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इन लोगों में गलतफहमी है, ये हमें मार देंगे और हमें कृपया बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था। उनकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। ठीक है, लेकिन लोग वो इतने घबरा गए थे। तो उसने कहा कि आप इसकी बातों पे मत आइए, इनका उद्देश्य एक ही है, हमें लूटना, और इन्होंने कंडक्टर को ऑलरेडी वहाँ पे भेज दिया है और अब हमारे साथ में लूटपाट हो सकती है। मैं भी बहुत भयभीत था। कौन? जो लेखक थे, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ में थे, उनके बच्चे भी उनके साथ में थे। तो मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने सोचा अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले इसकी खैर नहीं। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस है, वो चलाने लायक है वो नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ये सब लोग बस अड्डे पहुँच गए थे। अब देखो, यहाँ गलतफहमी हो गई थी उसको लेकर, भाई कंडक्टर और ड्राइवर को लेकर गलतफहमी हो गई थी कि उनका उद्देश्य गलत है, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। ठीक है ना। अब देखिए, यहीं देख लो आप, अब वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, फिर भी उनको गलत नज़र से देखा जा रहा था। क्यों? आजकल का माहौल ही ऐसा बन गया है। कोई भी ईमानदारी से काम करता है, उसको भी लोग हैं वो गलत नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर औसत है ना, ज़्यादा लोगों का जो प्रतिशत है वो ईमानदार लोगों का कम है, और जो चाटुकारिता करते हैं, चोरी डकैती, इस टाइप के जो लोग हैं उनका प्रतिशत ज़्यादा है। इसलिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में ईमानदार लोग नहीं हैं। देखिए, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया गया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण सहायता की है,
निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बनाई है। लेखक क्या कहते हैं कि हालांकि होता है धोखा, विश्वासघात की घटनाएं भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें हमारे लोग हेल्प करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में दिक्कत में होती हैं तो हमारी हेल्प करते हैं, हर जगह आते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम उन चीज़ों को भी हमने, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे लेखक का कि हमें नेगेटिविटी नहीं देखना है, हमें निराश नहीं होना है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, सारी जगह सब कुछ है वो नेगेटिव नहीं है। हमें निराशा से भी उबारा गया है, बहुत सारी चीज़ों हमें साहस भी लोगों ने दिखाया है, तो इसलिए हमें पूरी तरीके से निराश न होकर अच्छे परिणामों की आशा भी करते रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों में भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। देखो, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक कोई प्रार्थना गीत लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हमें कभी संसार में कोई नुकसान उठाना पड़ जाए या कोई धोखा हमें मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें भगवान ऐसी शक्ति हमें दो कि हमें आपके ऊपर संदेह न हो। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत तरीके तक पहुंच रही हैं, मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना ही कुछ हो, कितना ही माहौल ख़राब हो गया हो, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ है हमारे एग्जिस्ट है, जिसको क्या कि हम फॉलो करके हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं और भारत के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करने में लोगों का विश्वास बना हुआ है और आगे भी उनकी आशा का दीपक इस तरह जलता रहेगा, ऐसा क्यों कहते हैं। लेखक को भी इस संभावना पर पूरा विश्वास है, ठीक है ना। लेखक अपने मन को आश्वासन दिया कि वह निराश न हो, देश फिर से अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त कर लेगा अगर सब लोगों ने ठान लिया, सब लोगों ने कोशिश की, अच्छे लोग हैं उनको मोटिवेट किया, अच्छे लोगों से खुद ने मतलब प्रेरणा ली और लोगों को प्रेरित किया, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया, तो भारत है वो फिर से बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये निबंध अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर इसके अंदर भी दिए गए हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी है, और इसके अलावा भी आपकी नोटबुक में आपकी बुक के अंदर पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 8 के लिए मैं बता देता हूँ, आपको हर रोज़, मैंने आपको बार बार बताया, अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं आपको पता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम आपके बोर्ड के होंगे, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल अगले महीने में शायद खुल जाएं, तो हाफ ईयरली तक का लगभग अपना कोर्स हो जाएगा, 7, 8, 9 लेसन सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे या हो गए, तो उनको आप एवरी डे हर सब्जेक्ट का एक लेसन को आपको रीड करना है। बार बार आप लेसन को रीड करोगे, क्वेश्चन आंसर को रीड करोगे, तो वो चीज़ें आपके याद हो जाएगी। होमवर्क तो आपने कर लिया, अब होमवर्क कर लिया तो छोड़ना नहीं है, होमवर्क कर लिया अच्छी बात है। होमवर्क करने के बाद में आपको डेली रूटीन से
एक हर सब्जेक्ट का एक लेसन पूरा रीड करना है। मैं नहीं कहता कि आपको याद करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, लेसन को पढ़ना है। आप बार बार लेसन को पढ़ोगे तो अपने आप ही उसके अंदर क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग या जो भी चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी बुक वर्क है वो अपने आप आपके याद हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपकी रीडिंग हैबिट है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।